हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हम इस चैप्टर नंबर 4 से रिलेट यानी कि सिंप्लेक्स एल्गोरिथम से रिलेट जितने भी रूल्स थे हम देख चुके थे। रूल्स के साथ साथ हम क्वेश्चंस प्रॉब्लम को हम देख रहे थे। क्वेश्चंस प्रॉब्लम में भी स्टूडेंट्स हम 3 से 4 क्वेश्चंस प्रॉब्लम देख चुके थे। आज भी हम स्टूडेंट्स एक प्रॉब्लम लेके चलेंगे और उस प्रॉब्लम में भी उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जिन स्टूडेंट्स को अभी भी समझने में किसी भी तरह का कोई भी डाउट है, क्योंकि एक्सरसाइज से हम एक आज क्वेश्चन उठाने वाले हैं, तो एक्सरसाइज से भी, क्योंकि एग्जाम्पल हम देख चुके हैं, एग्जाम्पल को आप भी वहां से कर सकते थे, लेकिन आपकी बुक में बहुत सारी मिसप्रिंट दी गई है। स्टूडेंट्स ये ध्यान से सुन लीजिएगा कि आपकी बुक जो है नवकार वाली या फिर जो भी है उसके लिए, यानी जो गोखरू नवकार वाली है, उसमें बहुत सारी मिस्टेक दी गई हैं सिंप्लेक्स एल्गोरिथम को सॉल्व करते समय। इसलिए मैंने कुछ एग्जाम्पल्स को आपके सामने रखा था ताकि आप ये देख पाएं कि अगर हम जितने भी सिंप्लेक्स मेथड से जो भी मतलब रूल्स थे, जैसे हमें सिंप्लेक्स मेथड को सॉल्व करते हुए चलना है, उस बेस पे जब हम चलते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो एग्जाम्पल में आपके बुक में कुछ कर रखा है और हमारा सॉल्यूशन जो है वो राइट आया था। कहने का मतलब ये हुआ कि आपकी बुक में कई सारी मिस्टेक्स दी गई हैं, मिसप्रिंट दी गई हैं, तो वहाँ पे अगर आप उनको सॉल्व करने बैठोगे तो शायद आप ये कन्फ्यूजन आपके दिमाग में होगा कि हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग जो डिजिट हैं वो कुछ अलग आ रही हैं, बुक में डिजिट कुछ अलग दी गई हैं। तो उस पर आप सस्पेंस मत रखिएगा, जो आप कर रहे हैं वही सही है, आप अपने ऊपर विश्वास रखिए, ठीक है। इसलिए आज हम एक और एग्जाम्पल नहीं, हम एक्सरसाइज 4th A से रिलेट एक क्वेश्चन उठाने वाले हैं, क्योंकि एग्जाम्पल तो मैंने सिर्फ इसलिए करवाए थे ताकि जो भी प्रॉब्लम्स वहाँ पे मिसप्रिंट दी गई थी उन मिसप्रिंट को लेके आप किसी भी तरह का सस्पेंस नहीं रखें, ठीक है। तो चलिए मैं 4th A का क्वेश्चन नंबर 7 की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है स्टूडेंट्स? क्वेश्चन नंबर 7 है maximum of z is equals to maximum z is equals to 3 to 3, यानी कि 3x1 प्लस के 2x2 प्लस के 3x3, 3 to 3। सब्जेक्ट टू कंस्टेंट है 2 1 1 लेस देन इक्वल्स टू 2, 2x1 प्लस के x2 प्लस के 2 1 1 x3 लेस देन इक्वल्स टू 2 एंड 3 4 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8, 3 4 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8। ये सब्जेक्ट टू कंस्टेंट है एंड नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन x2 x3 इज इक्वल्स टू 0। ये प्रॉब्लम आपको दी गई है 3 4 2 एंड 2 1 1, ओके, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिएगा यहाँ पे, जैसा कि हम सबसे पहले मानक रूप में लिखते हैं, प्रॉब्लम को मानक रूप में लिखने के लिए स्टूडेंट्स देखिए, मैं वो सब कुछ आज लिखने वाला नहीं हूँ कि भाई एक सिंप्लेक्स सारणी बनाए उसके बाद जो भी हम थ्योरी लिख देते हैं कि जेड जे माइनस सी जे मोस्ट नेगेटिव इस चर के रेस्पेक्ट में है, ये प्रीवियस चर होगा, ये निर्गत चर होगा, तो वो सब कुछ आज नहीं लिखेंगे, सिर्फ हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। वो सारा काम आपका है जो मैं 2-3 लेक्चर में करवा चुका हूँ कि आपको जब प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए चलना है तो वो सारी चीजें भी मेंशन करनी है सिंप्लेक्स टेबल के नीचे, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसका मानक रूप हम देखते हैं कि मानक रूप इसका क्या है। उद्देश्य फलन मैक्सिमम का होना चाहिए जो कि दिया गया है, मैक्सिमम z इक्वल्स टू 3x1 प्लस के 2x2 प्लस के 3x3। एंड नाउ सब्जेक्ट टू कंस्टेंट समीकरण में बनाने के लिए क्या करना है, 2x1 प्लस के x2 प्लस के x3 लेस देन इक्वल्स टू का साइन है, तो न्यूनतम पूरक चर x4 जुड़ गया यहाँ पे, x4 इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू का साइन है तो आधिक के पूरक चर यहाँ पे घट जाता है, यानी कि 3x1 प्लस के 4x2 प्लस के 2x3, x4 इसके लिए हो जाएगा 0 एंड माइनस के ऑफ x5, माइनस के ऑफ x5 इज इक्वल्स टू 8। नंबर ऑफ इक्वेशन कितनी है? 2, तो नंबर ऑफ इकाई सदिश कितने होने चाहिए? 2, तो एक तो बन गया मुझे, देखिए x4 के रेस्पेक्ट में 1 0, यहाँ पे क्या है इसका कोएफिशिएंट 1, तो 1 0, एक मुझे यहाँ पे मिलना चाहिए था 0 1, तो ये तो चलिए 0 हो जाता है 0 इंटू x5, लेकिन
ये -1 है ना कि 1, तो इसके लिए एक और कृत्रिम चर जुड़ जाता है x6, सो 0x6। x6 क्या है? आर्टिफिशियल वेरिएबल, कृत्रिम चर है जो कि आपको इकाई सदिश प्रोवाइड कराता है। 0 1 हो जाएगा। 0 1 होते ही x4 x5 न्यूनतम पूरक चर हैं, तो ये 0 वैल्यू के साथ कहां जुड़ जाते हैं? 0 कॉस्ट के साथ उद्देश्य फलन में। और x6 जो है वो कृत्रिम चर है, तो ये -m के साथ में उद्देश्य फलन में जुड़ जाता है। ठीक है, अब देखिए नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन x1 x2 x3 x4 x5 एंड x6 all are greater than equals to 0. Complete. Now first simplex table is क्या लिखेंगे? CJ, B, XB एंड CB। CJ, B, XB कितने वेरिएबल हैं? 6, तो 6 कॉलम हमें चाहिए। 1 2 3 4 5 और 6 कॉलम हमने बनाए। कितनी पंक्तियां हैं? समीकरण 2 हैं, तो 2 पंक्ति हमें चाहिए। सो दिस इज, देखिए पहली पंक्ति ये और दूसरी पंक्ति ये। अब देखिएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो वेरिएबल्स लिख लेते हैं। कौन कौन से हैं? x1 x2 x3 x4 x5 एंड x6। इनकी कॉस्ट क्या है? 3 2 3 3 2 3 0 0 माइनस के m। ठीक है, अब हम लिखेंगे इनके कोफिशिएंट। x1 2 1 1 2 1 1 1 0 0 1 0 0 3 4 2 3 4 2 0 -1 0 -1 और 1। अब क्योंकि XB में कौन से चर आते हैं? आधारी चर। आधारी चर कौन से हैं जो इकाई सदिश के रेस्पेक्ट में है? 1 0 0 1 1 x4 1 x4 0 1 यानी कि 1 x6। कॉस्ट कितनी है x6 की? -m, x4 की 0। B कितना है? B है 2 और 8, 2 और 8। तो अब हमारा काम आता है कि ऑप्टिमलिटी टेस्ट। ऑप्टिमलिटी टेस्ट अर्थात ZJ माइनस CJ विच इज इक्वल टू CB XJ माइनस CJ। तो अब देखिएगा 2 × 0 0 -3m, सो माइनस के 3m माइनस CJ इज -3। 1 × 0 0 -4m माइनस के 4m माइनस CJ इज 2। 1 × 0 0 माइनस के 2m एंड माइनस CJ इज -3। और क्योंकि ये चर कैसा है? आधारी चर है, तो इसके लिए 0। ये भी आधारी चर है, इसके लिए भी 0। और ये क्या हुआ? -m × -1 × प्लस के m। तो देखिए ZJ माइनस CJ सभी कैसे होने चाहिए? ग्रेटर देन या फिर इक्वल्स टू 0। बट इन तीनों के लिए ये कैसा है? लेस देन 0। तो लेस देन नेगेटिव है, तो नेगेटिव होने की वजह से मोस्ट नेगेटिव कौन सा है? सो मोस्ट नेगेटिव देखिए m बहुत बड़ा है, तो -m बहुत छोटा है, तो -2m इससे भी छोटा है, और माइनस के 3m इससे भी छोटा है, और -4m इससे भी छोटा है। यानी कि -4m वाली टर्म क्या होगी? सबसे ज्यादा ऋणात्मक होगी, सबसे छोटी होगी, और सबसे छोटी होते ही मेरे पास में ये हो जाएगा प्रवेशी चर। यानी कि अब x2 अगर प्रवेशी चर हुआ नेक्स्ट टेबल के लिए, तो फिर अपगामी चर कौन सा होगा? उसके लिए हम निकालते हैं क्या? मिनिमम रेशियो, न्यूनतम अनुपात। और वो कैसे निकलता है? BI/x ऑफ ij वेयर xij ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो ये निकलेगा मुझे इस प्रवेशी चर के रेस्पेक्ट में। सो 2/1 2/1 इज इक्वल टू 2, और 8/4 8/4, क्योंकि देखिए BI क्या है? 8, और xij इसके लिए क्या है? 4, तो 4 दूनी 8। ठीक है, तो देखिए 2 एकम 2, और यहां से 8
4, ये भी 2। अब देखिए स्टूडेंट्स कि दोनों ही यहाँ पे जो है दो इक्वल इक्वल आ रहे हैं, और दोनों अगर इक्वल इक्वल आ रहे हैं तो अब हमें क्या करना है, क्योंकि देखिए कि यहाँ पे प्रवेशी चर ये है और इसके अकॉर्डिंग हमें निर्गत चर बताना है। अब दोनों ही जब सेम है तो मैंने रूल बताया था स्टूडेंट्स कि जब दोनों ही चर सेम हो तब आप सबसे पहले किसको सेलेक्ट करते हैं, नीचे वाले चर को। रूल्स में आपको सब कुछ लिखा हुआ है कि आप नीचे वाले चर को सेलेक्ट करते हैं किसके लिए, अपगामी चर होने के लिए, यानी कि मुख्य पंक्ति ये हुई और मुख्य अवयव ये हुआ। और जबकि स्टूडेंट्स मैंने ये रूल में बताया था कि अगर ZJ माइनस CJ दोनों ही कोई भी सेम आ रहे हैं मोस्ट नेगेटिव, तो हम शुरू वाले टर्म्स को क्या देते हैं, प्रायोरिटी देते हैं, जबकि यहाँ पे हम नीचे वाली टर्म को प्रायोरिटी देते हैं। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग की एलिमेंट कौन सा बना, इसके अकॉर्डिंग की एलिमेंट बना ये। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग अगर की एलिमेंट क्या होता है, मुख्य पंक्ति और मुख्य स्तंभ का अवयव। तो अब जो सेकंड सिंप्लेक्स टेबल बनने वाली है उस सेकंड सिंप्लेक्स टेबल के लिए CJ B XB इंटू CB तो देखिए निर्गत कौन सा होगा यहाँ पे, क्योंकि मुझे ये 1 बनाना है तो 1 यानी कि ये 0 बनाना है, फिर 0 1 मुझे बनाना है तो 0 1 यानी कि ये निर्गत हो जाएगा। और निर्गत अब ये क्या है, एक आर्टिफिशियल वेरिएबल, और आर्टिफिशियल वेरिएबल के लिए स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि नेक्स्ट टेबल में उसके संगत स्तंभ को हम हटा देते हैं क्योंकि ये आर्टिफिशियल वेरिएबल है। तो यहाँ पे अब जो स्तंभ है वो रह जाएंगे 5, 2 3 4 और ये 5। ठीक है, सो दिस इज x1 x2 x3 x4 एंड x5, 3 2 3 0 एंड 0। सो यहां पे देखिएगा आधारी चर कौन कौन से बनने वाले हैं, x4 एज इट इज रहेगा क्योंकि निर्गत होने वाला है x6 और x के 6 की जगह आएगा कौन, x2। x2 की कॉस्ट कितनी है 2, x4 की 0। अब मुझे ये सारी काम करने हैं, इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए ये 4 है, 4 की जगह क्या लेके आना है 1, तो मैं इस पूरी रो को 4 से डिवाइड कर देता हूँ। 4 से भाग देने पर तो 4 से भाग दिया तो 4 दूनी 8, 4 से भाग दिया 3/4, 4 से भाग दिया 1, 1 की रिक्वायरमेंट थी, 4 से भाग दिया 2/4 यानी कि 1/2, 0 0 माइनस 1/4। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे 0 की रिक्वायरमेंट है, और अगर यहाँ पे मुझे 0 की रिक्वायरमेंट है तो देखिए यहाँ पे ये क्या बना 1 और यहाँ पे ये क्या है 1। तो मैं क्या करता हूँ, इसको चेंज करना है मुझे यहाँ पे, तो 1 में से यानी कि 1 में से मैं इसको घटा दूं, 1 में से बन गया तो 0, यानी कि मैं इस रो को चेंज करने वाला हूं। तो इस रो में से मैं इस रो को घटा दूं, तो देखिए सबसे पहले x2 के लिए ही देख लेते हैं। x2 के नीचे यहाँ पे क्या है 1 इस जगह पे, तो 1 में से यानी कि इस रो में से इसमें से मैंने इसको घटाया, सो 1 - 1 0, 2 - 3/4, 2 - 3/4 इज 2 - 3/4, 4 दूनी 8, 5/4, तो यहाँ पे हो जाएगा 5/4। 2 - 2 0, 2 - 2 0, x3 कहाँ है, ये रहा, 1 - हाफ इज हाफ, x4 ये रहा, 1 - 0 इज 1। तो देखिए 1 0 एज इट इज रहा क्योंकि x4 आधारी चर है, और यहाँ पे 0 - 1/4 इज +1/4, तो ये मुझे मिल गया। अब क्या निकालता हूं मैं, वही सब कुछ ऑप्टिमलिटी टेस्ट, और ऑप्टिमलिटी टेस्ट के लिए ZJ माइनस CJ। तो देखिए 5/4 इंटू 0 0, 2 इंटू 3/4 इज 3/2, और 3/2 -3, 3/2 -3 यानी कि 3 माइनस के 3 दूनी 6/2, यानी कि ये हो जाएगा -3/2, माइनस के 3/2। अब क्योंकि ये आधारी चर है तो इसके लिए 0 ही आएगा, आधारी चर है ये भी 0 आएगा। 1/2 इंटू 0 0, 1/2 1/2 इज 1, 1 - 3 इज -2,
और यहाँ से 1/4 0 0 माइनस 1/4 इंटू 2 यानी -1/2। सो दिस इज 1/2 माइनस के, ये -3/2 है यानी -1.5, ये -2 है और -1/2 है, तो सबसे छोटी नेगेटिव दिस इज, तो इसके लिए ये बन गया प्रिवेसी चर। तो प्रिवेसी चर कौन सा हुआ अब? x3। और अगर x3 प्रिवेसी चर हुआ तो अब डिपार्टिंग वाला कौन सा होगा? उसके लिए हम क्या निकालते हैं? मिनिमम रेशियो। सो मिनिमम रेशियो x3 प्रिवेसी है, तो x3 अगर प्रिवेसी है तो देखिए 0/½ इज 0, क्योंकि क्या होता है ये bi/x ऑफ i, तो bi इज 0/xi इज 0। 2/½ यानी कि 2/1/2 यानी कि ये हो जाएगा 4। तो छोटा कौन सा है? ये रहा, तो ये हो जाएगा मुख्य पंक्ति, और मुख्य स्तंभ का अवयव कहलाता है की एलिमेंट, तो ये हो गया की एलिमेंट। तो देखिए अब यहाँ पे मुझे क्या बनाना है x3 के रेस्पेक्ट में, क्योंकि x3 अगर प्रिवेसी चर है तो मुझे यहाँ पर बनाना है 1 और यहाँ पे बनाना है 0, और अगर ये 1 ये 0 बनेगा तो अगली टेबल में 1 0 वाला यानी कि x4 क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। लेकिन क्योंकि x4 जो है वो एक न्यूनता पूरक चर है, तो इसका स्तंभ अगली टेबल में कम नहीं होगा। तो यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बढ़ते हैं आगे थर्ड सिंप्लेक्स टेबल पे। और थर्ड सिंप्लेक्स टेबल क्या होगी? थर्ड टेबल देखिए, जो भी आपको इनके नीचे लिखना है ZJ-CJ, जो भी मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूं वो सब कुछ आप मेंशन करोगे। थर्ड टेबल के लिए CJ, B, XB एंड CB, वही कॉलम कितने रहने वाले हैं? 5 कॉलम रहने वाले हैं, X1, X2, X3, X4 एंड X5। ठीक है, सो दिस इज X1, X2, X3, X4 एंड X5। 2 पंक्तियां रहने वाली हैं, और यहां से देखिएगा 3 2 3 0 और 0, 3 2 3 0 0। अब देखिए यहां पे X4 निकलेगा और X3 प्रीवियस करेगा, तो X2 एज इट इज है यहाँ पे, और X4 की जगह X3 आ गया, तो X3 के लिए 3 और X2 के लिए कॉस्ट 2 हो गई। अब मुझे चेंज करनी है ये रो, जहां पे हाफ को क्या बनाना है? 1। तो हाफ को 1 कैसे बनाओगे? 2 से गुना कर दोगे। 1/2 अगर कोई है तो इसको 2 से गुना कर दोगे तो 1 हो जाएगा, यानी कि इस पूरी रो को मैं 2 से गुना कर दूं। तो देखिए B के नीचे 0 है, तो 0 को 2 से गुना किया 0। X1 के नीचे 5/4 है, 2 से गुना किया तो 5/2। और फिर X2 के नीचे 0 है, 0 इंटू 2 इज 0, 1/2 इंटू 2 1 इंटू 2 इज 2, एंड 1/4 इंटू 2 इज 1/2। अब क्या करना है? अब मुझे इसको 0 बनाना है X3 के नीचे, यानी कि ये जो हाफ है इसको 0 बनाना है। तो इसको 0 बनाने के लिए मैं क्या करता हूं कि इसमें से मुझे इसको घटाना है। कैसे? कि वो 1/2 है, तो 1/2 में से अगर मैं इसको 1 इंटू हाफ से गुना कर दूं, अगेन हाफ से गुना कर दूं, तो मुझे ये 0 मिल जाएगी। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, मैं जब इस पंक्ति को हाफ से गुना करता हूं तो मुझे अगेन यही पंक्ति मिलने वाली है, और यही पंक्ति अगर हाफ से गुना करने के बाद मुझे इसमें से घटानी है तो मैं वैसे ही घटा दूं, इसमें से इसको घटा दीजिए डायरेक्टली, क्योंकि काम मुझे क्या करना है? काम मुझे यही करना है कि इस पंक्ति में से, यानी कि इस हाफ में से मुझे इसको 0 बनाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा? इस 1 को अगेन हाफ से गुना करना पड़ेगा, तभी तो ये 0 होगा। इसका मतलब जब मैं इस पंक्ति को हाफ से गुना कर रहा हूं, क्योंकि मुझे ये पंक्ति मिली कहां से? यहां से, जिसको मैंने 2 से गुना किया था, यानी कि अगेन अगर मैं इसको हाफ से गुना करने वाला हूं तो मुझे यही पंक्ति तो होगी, यानी कि इस पंक्ति में से मैं इस पंक्ति को हाफ से गुना करके घटा रहा हूं। इसका मतलब मैं इस पंक्ति में से इसको ही घटा दूं ना डायरेक्ट। तो देखिए हाफ माइनस हाफ 0, एंड 0 माइनस 1 इज -1, माइनस हाफ इंटू -1/4 इंटू -1/4 -1/2, -1/4 -1/4 -1/2, एंड
1 माइनस 0 इज 1, 3/4 माइनस 5/4, 3/4 माइनस 5/4 इज माइनस के 2/4 यानी माइनस 1/2, माइनस के 1/2 एंड 2 माइनस 0 इज 2। अब देखिए जेड जे माइनस सी जे, 3 इंटू 5/2 माइनस 2 इंटू माइनस 1/2 यानी कि दिस इज 1/2 एंड माइनस 3, तो ये कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 या 15/2 प्लस के 1 माइनस 3 यानी कि ये हो जाएगा 15/2 17 माइनस 6/2 यानी कि 11/2 पॉजिटिव। ठीक है, 0 इंटू 3 क्योंकि ये x2 आधारी है 0, x2 आधारी है ये भी 0, 3 दूनी 6 माइनस के 2 एंड माइनस 0 इज 4, 3/2 माइनस के 1, 3/2 माइनस 1 इज हाफ, यानी कि ऑल जेड जे माइनस सी जे कैसे हैं, ऑल जेड जे माइनस सी जे पॉजिटिव है। इसका मतलब हमारा ऑप्टिमलिटी टेस्ट कंप्लीट हुआ कि सभी जेड जे माइनस सी जे, देखिए ये भी पॉजिटिव, ये 0 0 4 पॉजिटिव एंड हाफ, क्योंकि ऑल जेड जे माइनस सी जे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, अतः हमें इष्टतम हल मिलता है। और इष्टतम हल क्या होगा, x1 की वैल्यू क्या होगी, x1 यहाँ पे है नहीं तो x1 की वैल्यू 0, x2 की वैल्यू 2 और x3 की वैल्यू 0। अतः मैक्सिमम ऑफ जेड इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ जेड, जेड उद्देश्य फलन क्या था, उद्देश्य फलन था 3 2 एंड 3, 3x1 उद्देश्य फलन था 3x1 यानी कि 3 इंटू 0 प्लस के 2x2 2 इंटू 2 प्लस के 3x3 यानी कि 3 इंटू 0 इक्वल टू 4, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 4, यानी कि आपका इष्टतम जो हल है मैक्सिमम वो होगा 4 और आपको जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन है वो क्या है, ये 0 2 0। तो ये कैसा हल होगा स्टूडेंट, सबसे पहले तो आप ये बताइए ये हल कैसा होगा 0 2 0, अपभ्रष्ट या अनपभ्रष्ट। यहां पे देखिए ये हल अपभ्रष्ट होगा या अनपभ्रष्ट होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि अपभ्रष्ट हल में जितनी इक्वेशन होती हैं, जितने समीकरण होते हैं, उन समीकरणों के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ वेरिएबल्स जितने होते हैं, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल्स दी गई प्रॉब्लम में थी 3 और 3 प्रॉब्लम में अगर 2 समीकरण थे, इसका मतलब हमारे पास में केवल एक वेरिएबल की वैल्यू क्या होनी चाहिए 0। एक वेरिएबल की वैल्यू अगर 0 है तब वो हल कहलाता है अनपभ्रष्ट, यानी कि 2 वेरिएबल कैसे होने चाहिए नॉन जीरो, लेकिन यहां 2 वेरिएबल 0 हैं और एक नॉन जीरो है, यानी कि ये हल कहलाता है एक अपभ्रष्ट हल, अपभ्रष्ट इष्टतम हल होगा ये। और देखिए यहाँ पे उन बातों को भी हम देख लेते हैं कि कहीं कोई कृत्रिम चर तो नहीं यहाँ मौजूद, तो कृत्रिम चर यहाँ मौजूद नहीं है, तो जो कृत्रिम चर हमें एक प्रॉब्लम क्रिएट करता था कि कोई इष्टतम हल नहीं होगा अगर वो नॉन जीरो के साथ होगा, तो वो प्रॉब्लम भी नहीं है। साथ ही साथ ऐसी भी कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही कि यहाँ पे कोई नेगेटिव वैल्यू हो, उसके सारे ऊपर की टर्म भी नेगेटिव हो तो सॉल्यूशन अनबाउंडेड हो जाए, ऐसा भी कुछ नहीं है, यानी कि ऑल सॉल्यूशन आर करेक्ट एंड द ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज 4। ऑप्टिमल जो सॉल्यूशन है विच इज 0 2 0, यानी कि दिस इज अपभ्रष्ट इष्टतम हल, यानी कि डिजनरेसी। ओके, सो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। क्वेश्चंस को आप सॉल्व कीजिए, एक्सरसाइज से रिलेट और एग्जाम्पल हैं उनको सॉल्व कीजिए, ठीक है। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, थैंक यू।